और सहारनपुर की सबसे हॉट सीट्स में से एक ये देवबंद है। यहाँ पहुँच चुके हैं कि भाई तुम देवबंद कर दो या कुछ भी कर दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक फैक्ट की तरह हो गया है, लोग मान के चलते हैं कि मुस्लिम हैं तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या करे बीजेपी जो वोट दें? तो ये डर जो बिठा रखा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट के लिए है। तो हमारी यही तो है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को ये भरोसा दिलाएं कि अगर मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं आपकी भी बात करूंगा, मैं आपकी भी सेवा करूंगा। आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो मैं आपके लिए बोलूंगा। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। कैमरे के या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है वो देवबंद की है। हम सहारनपुर में हैं और दारुल उलूम देवबंद के स्थल पर मेन गेट पर आ चुके हैं। बगल में आपको जो स्क्रीन पर मस्जिद नज़र आ रही है, बेहद ही खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है, उसके बारे में भी बताएंगे। देवबंद दारुल उलूम जो मस्जिद है और जो सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर एजुकेशन के लिहाज से माना जाता है हिंदुस्तान का, विश्व में जिसकी ख्याति है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और देवबंद में पॉलिटिक्स क्या चल रही है, चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम सिर पर है और सहारनपुर की सबसे हॉट सीट्स में से एक ये देवबंद है। यहाँ पहुँच चुके हैं। शुरुआत थोड़ा सा इतिहास की कर लेते हैं। हमारे साथ क्या नाम है साहब का? डॉक्टर आतिफ सुहेल। डॉक्टर आतिफ सुहेल हैं, जिनको खास हमने इसीलिए बुलाया है कि थोड़ा पहले हमको इतिहास बता दें देवबंद के बारे में और इस मस्जिद के बारे में जो बड़ी खूबसूरत सी है। देखिए, देवबंद की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है आज़ादी की जंग के साथ, 1857 के साथ जी। और देवबंद का जो ताल्लुक़ है दरअसल वो है वलीउल्लाही स्कूल से। वलीउल्लाह स्कूल इस्लामिक साइंसेस का सबसे प्रोमिनेंट स्कूल हुआ करता था। और 1857 में जब वलीउल्लाह स्कूल ख़त्म हुआ तो जो उसके आखिरी शागिर्द थे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद की दो मकसद से रखी। पहला मकसद तो था कि इस्लामिक साइंसेस को प्रोटेक्ट करना, जो कि वलीउल्लाह स्कूल की वजह से ख़त्म हो गया था, पेरिश हो गया था। दूसरा जो मकसद था वो था कि जो राष्ट्रवादी तहरीक शुरू हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की आज़ादी की ख़ास तौर से, उसको जो है उसको आगे बढ़ाना। तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और इसके अलावा दीगर और लोगों ने 1857 के अंदर शामली के मैदान में बाकायदा जंग लड़ी, अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी और अर्ली स्टेज पर उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। उसके बाद जब फेलियर हो गया उस म्यूटिनी का, तो उसके बाद फिर उन्हें लगा कि अब हमें जो है ना एकेडमिकली जो है कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तालीम का जो ये एक समझना चाहिए इसको कि ये पहला समझ लीजिए कि एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन था 1857 के बाद, और जिसका मकसद था कि हम अपने बच्चों को तालीम दें विदाउट कॉस्ट, विदाउट फंड्स। तो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद फिर 1866 में हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी आबिद हुसैन साहब जैसे हज़रात ने यहाँ रखी, और इस तरह से दारुल उलूम देवबंद का आगाज़ हुआ। और फिर इसने जो है बहुत सारी तहरीकों के अंदर हिस्सा लिया, और उसमें रेशमी रुमाल तहरीक है जो हज़रत शेखुल हिंद ने चलाई। हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के ख़ास शागिर्द हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने उस्ताद की जो लेगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और इस तरीके से जो है दारुल उलूम देवबंद ने एक 150 साल की बड़ी अजीमुशान तारीख़ रकम करी। और इसके दौरान में जो है दारुल उलूम ने हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को बहुत कुछ दिया। उन्होंने जो है बेहतरीन स्कॉलर्स दिए, बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स दिए, पॉलिटिशियंस दिए, और क्या कहना चाहिए आप नाम जो यहाँ से निकले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ख़ुद हज़रत शेखुल हिंद हैं जो रेशमी रुमाल तहरीक के बानी थे। उसके बाद जो है आपका हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सूफ़ी सेंट। उसके अलावा जो है आपका मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो कि एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनिस्ट थे, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं आज़ादी की तहरीक को लेकर आगे बढ़े। ये तो वो लोग हैं जो अर्ली स्टेज के अंदर थे। उसके बाद अगर आप देखें तो निक अब्दुल अज़ीज़ जो कि मलेशिया के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते हैं कलंतान स्टेट के, वो भी दारुल उलूम देवबंद के प्रोडक्ट हुआ करते थे। मलेशिया में कई क्या कहते हैं जस्टिस जो हुए हैं वो दारुल उलूम देवबंद के प्रोडक्ट हुए हैं। तो इस तरह दारुल उलूम देवबंद ने अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के अंदर जो है ना क्या कहते हैं सर्विस दी, और क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने आगे भेजा। चाहूँगा थोड़ा सा पढ़ाई क्या क्या होती है, किस किस तरह की एजुकेशन अंदर दी जाती है, थोड़ा आप बताएं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो है ना प्योरली प्योरिटन इस्लामिक मूवमेंट है, और इसका जो मकसद है वो है इस्लामिक साइंसेस को प्रमोट करना। इस्लामिक साइंसेस का मतलब ये हो गया कि कुरान, हदीस और फ़िक़ह, इसको जो है प्रमोट करना। देखिए, हमारा जो दारुल का मकसद है वो है ऐसे स्कॉलर्स पैदा करना जो हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस्लाम की असल मैसेज को पहुंचाते रहें। और दारुल का मकसद ही इसलिए हुआ था कि मुसलमानों के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं क्या कहते हैं एज आ मतलब कम्युनिटी लेवल पर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें।
और जो कम्युनिटी को लीड करने के लिए जो हमें जिस टाइप के रिलीजियस स्कॉलर्स की ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड करा सकें। तो दारुल उलूम देवबंद एक तरीक़े से पूरी तरीक़े से प्योरिटेनिकल इस्लामिक मूवमेंट है जो एक इस मकसद के साथ कायम किया गया था कि वो एक ऐसी तालीम दे जो पूरी तरीक़े से इस्लामिक साइंसेस ओरिएंटेड हो। जी, ये तो हो गए दारुल उलूम देवबंद का इतिहास और उसकी पूरी कहानी। अब बात करते हैं थोड़ा सा राजनीति की, क्योंकि भाई चुनाव सिर पे हैं। तो इतिहास हमने जान लिया, फिलहाल प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या माहौल है देवबंद का, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। और फिलहाल यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं ब्रजेश सिंह रावत भी शायद उनका है ना, वो विधायक हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है कार्तिकेय राणा को, और बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सिंह हैं। क्या माहौल इस बार दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि काम कैसा रहा, जो यहाँ करंट विधायक हैं उनका काम कैसा रहा? देखिए, करंट विधायक को तो मैंने आज तक देखा भी नहीं 5 साल में। हैं कौन सिर्फ आप लोग के बीच? जी, नाम नहीं, मैं बताना, हमने तो देखा ही नहीं आज तक कि वो हैं कौन। तस्वीरें देखी हैं उनकी लगी हुई, 1-2 पोस्टर वगैरह देखे हैं, तो वो आए नहीं हैं यहाँ पर कभी। काम क्या हुआ ये तो मैं आपको बता दूँ कि देवबंद एक आलमी शोहरत याफ्ता शहर है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा कि देवबंद का नाम चेंज करके देवरंद कर दें। हाँ, ये बड़ा मुद्दा मैंने सुना, ये खबरों में मैंने पढ़ा था, जब ये खबर चली थी तो बड़ा चर्चा भी इस बात को लेकर हुई थी। ये क्या मामला है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से ये बात एक मैसेज जा चुका है। हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब ये बात कह चुके हैं कि भाई तुम देवरंद कर दो या कुछ भी कर दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बदलने से अगर कोई विकास होता हो तो बताओ, पिछले 5 सालों में आपने क्या किया शहर के लिए, आप बता दें। किसी से भी जाके पूछने, जो प्रो बीजेपी वोटर्स हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने शहर को क्या दिया। वो आए नहीं। हत्ता कि बहुत सारे यहाँ गांव ऐसे हैं जो जिन्होंने एक मुश्त उनको वोट दिया था, आज उनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है ब्रिजेश साहब की कि वो उन गाँव में नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ये स्थिति सिर्फ देवबंद की नहीं है, पूरे यूपी में बताइए बीजेपी ने क्या किया, मुझे आप बता दें। मतलब अगर चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो ख़वातीन की सिक्योरिटी का मसला हो, मतलब कोई रोज़गार का मसला हो, किसी भी तरह का कोई भी मतलब बीजेपी के अचीवमेंट क्या है सिवाय पोलराइजेशन, डिवीज़न ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि लोगों को तकसीम कर देना, बांट कर वोट बांट लेना। अगर इस तरीके से मुल्क की तरक्की हो सकती हो तो ठीक है, वो इस तरह की पॉलिटिक्स करें। लेकिन जब तक कि देखिए डाइवर्सिटी और यूनिटी को मेंटेन नहीं किया जाएगा ना, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी को मेंटेन नहीं किया जाएगा, आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर फैमिली के एक सेक्शन को, एक बच्चे को, एक भाई को आप कमज़ोर कर दें तो फैमिली वीक होगी। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों को आइसोलेट करके या कमज़ोर करके आप जो है अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा लेंगे, एक वर्क को आगे बढ़ा लेंगे या देश को आगे बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर फैमिली का एक मेंबर, आपकी शिकायतों में मुझे एक अपील भी नज़र आ रही है ना। शिकायत तो जो आपने की, वो अपील साथ साथ ये भी है कि ये जो बांटने की राजनीति है ये नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें एक अपील मुझे ये भी नज़र आ रही है कि क्यों ना हमको साथ लेकर आप चलें। यकीनी बात है। देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, जो लोग पावर में हैं उनकी मॉरल, एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको साथ लेकर चलें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो मॉरली भी करप्ट हैं, एथिकली भी करप्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं। तो ये मेरी अपील नहीं है, मैं उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपने सत्ता संभाली है। देखिए, अगर आप जब मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो जो भी एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होगा वो इस बात को मान के चलेगा कि जिन्होंने उसको वोट दिया उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका राइट्स प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या वो उनके पास गए? क्यों नहीं दिया, ये मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जब भी मैं मुस्लिमों से मिलता हूँ ऐसा एक मान के चलते हैं, मतलब ये एकदम एक फैक्ट की तरह हो गया है। लोग मान के चलते हैं कि मुस्लिम हैं तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्या करें बीजेपी जो वोट दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। देखिए, बहुत सारे मुसलमान जो है बीजेपी के अंदर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी नेताओं से भी कभी हम मिलते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं भाई कि क्यों इस तरह की बातें करते हैं या क्यों इस तरह का माहौल है, तो कहते हैं हमको वोट भी तो नहीं मिलता उनका। मतलब ये भी एक मुझे बात समझ में आती है। देखिए, जब आप राइट विंग पॉलिटिक्स करेंगे और राइट विंग पॉलिटिक्स के अंदर आप मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे और माइनॉरिटी के राइट्स को वायोलेट करेंगे, तो फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी? आप ये कहें मुझसे वोट भी लें, फिर आप मेरे राइट को प्रोटेक्ट ना करें। आप देखिए, आप कहते हैं तुष्टिकरण, यहाँ तो तुष्टिकरण, आप हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं। यानी कि आप मुसलमानों का डर, यानी कि सिर्फ 18% या 16% पॉपुलेशन का डर आप 86% को दिखाते हैं। मुझे दुनिया में एक ऐसा कंट्री दिखाइए, एक कंट्री, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या अंडर डेवलप कंट्री हो, दिखाइए जहाँ पर मेजोरिटी को माइनॉरिटी का डर दिखाया जाता हो, सिवाय इंडिया के। इंडिया का ऐसा वाहिद कंट्री है जहाँ पर माइनॉरिटी को मेजोरिटी को डर दिखाते हैं माइनॉरिटी का। दूसरी बात जी, मतलब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आप कह रहे हैं डर दिखाते हैं। जी, क्या ऐसा कुछ है वाकई? लोग इस पर विश्वास, इस पर बिलीव कैसे कर ले जाते हैं?
मतलब ये भी मैं और लोगों से भी पूछता हूँ क्यों ऐसा बिलीव बन जाता है। ये जो डर वाली बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया ऐसी पहली कंट्री भाई साहब कह रहे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का डर दिखाया जाता है और वोट ले लिया जाता है। क्या जवाब मैं पहले दे दूँगा आपको। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है माइंडसेट। देखिए जब आप हिस्ट्री को म्यूटिलेट करते हैं और हिस्ट्री को म्यूटिलेट करके आप ये कहते हैं कि मुसलमानों ने आप अपने इक़्तिदार में जुल्म किया आपके ऊपर, तो एक माइंडसेट आप सेट करते हैं, है ना। तो जब माइंडसेट सेट करते हैं तो और इसमें भी आप जानते हैं कि एक ख़ासतौर से जो हिंदी बेल्ट है उसमें जो एजुकेशन का जो लेवल है हमारा वो आप क्या है आप जानते हैं, है ना। मतलब किस टाइप की हमारी एजुकेशन है और वो एजुकेशन ना के बराबर है। तो माइंडसेट को सेट करके फिर उनको ब्रेन वॉश कर लेना वो बहुत आसान काम होता है। और जब ब्रेन वॉश हो जाता है ना तो सामने वाला ही समझ नहीं पाता कि मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैंने आपको कहा भाई ये आपके लिए ख़तरनाक है, बस ख़तरनाक है। ये नहीं देखा जाएगा कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में कभी भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी से पावर छीन नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं जहाँ वोट चलता है। तो आपसे कैसे कोई आपसे आपका हक छीन लेगा या कौन ऐसे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेगा। अब मुगल थोड़ी आने वाले तलवार लेकर कि वो हिंदुस्तान में कब्जा कर लेंगे, वो दौर ख़त्म हो चुका। अब तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टाइम है, उसमें जो है वोट के ज़रिए आपको पावर आनी है। तो हमारे हिंदू भाइयों को मेजॉरिटी को समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी है वो डर की पॉलिटिक्स करके इस मुल्क को बर्बाद कर रही है। देखिए जब डिवीज़न होगा ना तो डिवीज़न जो है ना वो डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, वो कभी भी कंस्ट्रक्शन लेकर नहीं आने वाला। तो ये डर जो बिठा रखा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट के लिए है। देखिए उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। आप देखिए उन्होंने महंगाई कहाँ पहुँचा दी, उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन क्या एक नारा है जी मुसलमान को जो है वो डरा देंगे। अरे भाई मुल्क को तबाह कर दिया, तुम्हारे खाने तुम्हारे बिजनेस तबाह कर दिया उन्होंने सिर्फ एक डर को दिखाकर। तो हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा। देखिए मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हिंदुस्तान से। 20 करोड़ की आबादी है, आप कहीं उनको नहीं निकाल सकते। एक फैक्ट है, उस फैक्ट को मान लें, है ना। जितनी जल्दी मान लेंगे इतना अच्छा रहेगा। अगर आप इस फैक्ट को नहीं मानेंगे डिवीज़न और बढ़ेगा, रिफ्ट और बढ़ता चला जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा। और उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान होगा एक भारी कोलिशन, और उसमें जो है ना सभी को नुकसान होगा। तो इसलिए हिंदू मेजॉरिटी को समझना पड़ेगा कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है ना पोलराइजेशन की, सिर्फ अपने आप को पावर में लाने के लिए, ये बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स है। ये मुल्क को तबाह कर बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस देश का मुसलमान इस देश का है, वो हमेशा यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर किसी को ये मुगालता है तो छोड़ देना चाहिए। एकदम आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। डर की बात कर रहे थे, ये डर क्यों फैल रहा है, ऐसा क्यों बिलीव कर ले जाते हैं, क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम उस्मानी है। क्या करते हैं आप? मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, दिल्ली जी दिल्ली में ही रहता हूँ। रहने वाले देवबंद? मैं देवबंद के ही रहने वाला हूँ। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं लॉ कर रहा हूँ जामिया से। लॉ, जी वकील बनेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए क्या करेंगे, देवबंद में करेंगे या? देखिए जहाँ भी लोगों को खिदमत करने का मौका मिलेगा, सबसे पहले तो अपने लोग हैं, अपने लोगों को यहाँ पे देवबंद के अंदर एक ऐसा माहौल है, देवबंद को एक हमेशा टारगेट रखा जाता है। तो जाहिर सी बात अगर आप पढ़े लिखेंगे तो अपने लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएंगे, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। तो आप अगर डर की बात कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों के दिल के अंदर ये डर पैदा कर दिया गया है कि बीजेपी है या आपके ख़िलाफ़ है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। मुसलमानों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों किया है, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो इनकी मेन लीडरशिप होती है, आज आप पुराने एग्जांपल्स मत लीजिए, अभी के ले लीजिए। आपने देख रहे होंगे आए दिन हर महीने कहीं ना कहीं धर्म संसद हो रही है। खुले तौर पर आपको जेनोसाइड की बात की जा रही है कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, इनका धर्म परिवर्तन कराना चाहिए। और हालांकि अब तो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स जो हैं वो भी इसमें कूद गए हैं। आपके केजरीवाल साहब के एंटी कन्वर्जन लॉ पे इसका लॉ बनना चाहिए। तो ये तमाम जो वारदात इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, मुस्लिम लीडरशिप को मारने की बात कही जा रही है कि इनका कत्ल कर देना चाहिए, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है असदुद्दीन ओवैसी तो उसको मार देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उसके बाद इसके ऊपर कोई एक्शन ना लेना, गवर्नमेंट का, होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर कोई बयान ना आना, ये आपको आपके दिल में एक डर बिठा देता है कि जाहिर सी बात है बीजेपी हमारे खिलाफ है। तो इसमें यही पॉइंट है। और ये धर्म संसद जैसे आयोजन है, पहली बात तो वो होने नहीं चाहिए। दूसरी बात अगर हो भी गए और गलत बात किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है, इससे ये बिलीव मुसलमानों में बढ़ता है कि बीजेपी हमारे अगेंस्ट है। देखिए आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, न्यूजीलैंड के अंदर एक मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने आके मुसलमानों के बीच में खड़े होकर सॉलिडेरिटी दी। पिछले 7 सालों में कितनी मॉब लिंचिंग्स हो गई हैं, पिछले 7 सालों में माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कितने तरीके के उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई खुलेआम। फेसबुक पे आप जामिया के अंदर देख लीजिए, हमारे सामने से आगे गोलियाँ चलाई गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन जेल में रखेंगे, आप उनको छोड़ देंगे, और जो भी आपकी टॉप लीडरशिप होगी इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी सांध लेगी। तो हमारी यही तो है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को ये भरोसा दिलाएं कि अगर मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं आपकी भी बात करूंगा, मैं आपकी भी सेवा करूंगा, आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो मैं आपके लिए बोलूँगा। मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना। नरेंद्र मोदी अक्सर मैं सुनता हूँ बयानों में अपने कहते हैं, जब भी इस तरह की बातें आती हैं
कि भाई हम जो भी योजनाएं चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस पर अलग बहस हो सकती है, काम कैसा है कैसा नहीं है। अगर जो भी योजनाएं चलाते हैं, अगर हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, या किसानों को किस्त दे रहे हैं, जो भी उनकी तमाम योजनाएं हैं, वो तो हम हिंदू मुसलमान देकर नहीं देते, वो तो हम सबको दे रहे हैं। केंद्र की योजना है, राज्य को लागू करनी है, सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, लागू हो रही हैं और मिलती हैं। हाँ बिल्कुल वो मिलती हैं, लेकिन अगर आप वो स्टेज से एक बात कह रहे हैं तो दूसरे स्टेज से मुसलमानों की चेतावनी भी तो देते हैं कि इशारा करके ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं। किसको बोल रहे थे? जामिया के बच्चों को ही तो बोल रहे थे। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमान बैठे धरना दे रहे थे, उनको ही तो बोल रहे थे। और दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अभी यूपी के अंदर रैलियों में क्या कह रहे हैं? निज़ाम के अंदर किसका नाम लिया उन्होंने? आपकी टॉप मुस्लिम लीडरशिप का नाम लिया। जब एक होम मिनिस्टर खुद टारगेट कर रहा है मुसलमानों को, खड़े होकर मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो नफरत का पैगाम पहुंचा रहा है मुसलमानों में। अगर आप आज़म खां को मुस्लिम नेता मानते हैं, आप इमरान मसूद को मुस्लिम नेता मानते हैं, आप नसीमुद्दीन को मुस्लिम नेता मानते हैं, यानी कि आपकी मुस्लिम लीडरशिप पर सवाल कर रहा है। क्या एक होम मिनिस्टर को ये बात शोभा देती है वो खुलेआम मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट करे? आप और भी जितने माफिया हैं, गुंडे माफिया, क्या माफिया लीडर जो है सिर्फ मुसलमानों में? आपने मुस्लिम लीडरशिप को एक माफिया के तौर पर पेश कर दिया। तो यही सवाल है और यही जो डर है मुसलमानों के दिल में है, जो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। क्योंकि जब इनके खिलाफ बात होती है, इनको मारने की बात होती है, इनकी मॉब लिंचिंग की बात होती है, तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप चुप्पी सान लेती है। कोई नहीं बोलता कि मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे तमाम मैं बीजेपी समर्थकों को भी जाता हूँ, जो आपने भी एक नाम अभी लिया बीच में, असद उद्दीन ओवैसी का, है ना, उनके भी तमाम भाषण हैं, है ना, उन्होंने भी किस तरीके के भाषण, एग्रेसिव भाषण दिए हैं अगेंस्ट हिंदूज़। कई उनके वीडियो वायरल हैं, पुराने वीडियोस वायरल हैं, उनके भाई का एक वीडियो वायरल है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह के भाषण जो मुस्लिम्स की तरफ से आते हैं, या जो खासतौर पर मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से आते हैं, वो आप लोग उसको कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि ओवैसी की धीरे धीरे आप देखिए बढ़ रही है अपील लोगों के बीच, तो ऐसे लोग क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात आप जहाँ तक करते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़िम्मेदार क्या कहते हैं पॉलिटिशियन है। अगर वो ऐसे ना होते तो उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का खिताब इनाम ना मिलता। इंडिया की संसद के अंदर बेहतरीन बात रखने वाला अगर कोई शख्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कोई बात करने वाला कोई शख्स है, तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। पार्लियामेंट में तो अच्छी बातें करते हैं, पर जब भाषण देते तब क्या हो जाता है उनको? भाषण में आपका मीडिया ने एक भाषण चला रखा था कि उन्होंने कहा कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी गुफा में चले जाएंगे, जब तुम्हारा क्या होगा? तो आप उस भाषण को जो है 45 सेकंड की क्लिप चला देते हैं, लेकिन जो 45 मिनट का बयान है उसके अंदर उन्होंने ये कहा था वो नहीं चलाया। आपने बिल्कुल हकीकत नहीं चलाई। उन्होंने ये बात कही थी जो पुलिस वाले, बिल्कुल मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये बात कही थी जो पुलिस वाले मॉब लिंचिंग के ऊपर खामोश हैं, जो अधिकारी ये खुलेआम मुसलमानों के मरने पर हंसते हैं। तुम बताओ, जब सरकार बदल जाएगी तुम अपना कहाँ मुँह छुपाते फिरोगे? जाहिर सी बात है सरकार बदलेगी तो मुसलमानों के खिलाफ जो भी अधिकारी थे किसी भी मॉब लिंचिंग में, किसी भी वारदात में, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक साफ संदेश था। और जो भी आपकी सो कॉल्ड गोदी मीडिया है वो आपका सिर्फ आप वो जानते हैं, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की आवाम है, पढ़ी लिखी है नहीं, हम मीडिया पर चलाएंगे उसी के बाद पर हमारा भरोसा कर लिया जाएगा। आप यूपी की बात करिए, आप यूपी के मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर बात करिए। जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ आई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ठीक है, इन लोगों ने हमेशा हमें एक वर्गलाने का काम किया। बोलते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी का डर दिखा देते हैं। मुसलमान कभी अपने डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर वोट क्यों नहीं देता? आप मुझे भी अफसोस रहता है जब भी मैं बात करता आप ये जो है आप डेटा क्यों नहीं देते? अभी CDPP का डेटा आया है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशू किया है। उसमें बताया गया है कि 71.5% यूपी का मुसलमान इलिटरेट है, 15 साल की उम्र से ऊपर का। सिर्फ 4% मुसलमान यूपी के अंदर ग्रेजुएट है। क्या वजह है इसकी? आप ये मुद्दे इलेक्शन के अंदर क्यों नहीं लाते? हमारे बीच में आ जाते हैं कि भाई इसको वोट दे दो बीजेपी आ जाएगी, एक बार इसको वोट दे दो सीट बचा लो अपनी, बस बीजेपी आ जाएगी। हम अपने इशूज़ पर कब बात करेंगे? भाई हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हमारी पॉलिटिकल 19.26% मुसलमान है, वोट दे देता है, लेकिन जब आप मंत्री की बात आती है तो बेचारे एक समाजवादी पार्टी ने एक मंत्री बनाए थे आज़म खां साहब, जिनके पास ये तो बोलते हैं कि 9 मंत्रालय थे, लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी 9 मिनट नहीं है कि ग्राउंड पर आकर उनको सपोर्ट कर दे कि इनको जेल से निकाला जाए, कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने दिए जाएं। टिकट दे दिया आपने, अभी टिकट से क्या हो रहा है? आपकी अगर लीडरशिप उससे उभर रही हो, मुसलमानों के काम हो रहे हो, जेल में बैठ के विधायक बन जाएंगे, हमारे लिए कौन क्या करेगा? हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हमारी एजुकेशन के ऊपर कौन काम करेगा? आप बता दिए कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई देवबंद के अंदर। IMIM ने प्रत्याशी उतारा देवबंद में। देखिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा ना, वो हमारी एक सोच को सपोर्ट है।
आप प्रत्याशी कोई भी उतार दें, लेकिन हमारी जो एक सोच है अभी वो सिर्फ अपनी क़यादत के ऊपर है, उसको किस तरह स्ट्रॉन्ग करें। और आप अगर MIM की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो बिहार के अंदर 5 MLA बने, जिसमें से सिर्फ एक को एक्सपीरियंस था, अख्तरुल ईमान साहब को। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस तरीके से स्कूल्स के अंदर मीटिंग होती है ना, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, इस तरह उन विधायकों की मीटिंग होती है और वहाँ से पूरा होता है कि आपको ये काम करना है और मंथली रिपोर्ट जाती है कि आपने क्या काम किया। ये और किसी और पार्टी में नहीं देखेंगे आप कि एक खुद पार्टी प्रेसिडेंट विधायकों की मीटिंग लेता है, उनसे रिपोर्ट मांगता है हर महीने, बताओ अपने एरिया में क्या काम करा, नहीं करा तो क्यों नहीं करा। तो जाहिर सी बात है, हमारी एक सोच है अपनी मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप करने के लिए। अगर आपको हमारा 19.26% वोट चाहिए तो फिर आप हमें हमारा डिप्टी CM भी चाहिए। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि देवबंद, भाई साहब कह रहे हैं कि इस सोच के साथ इस बार वोट करने वाले हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हो और स्ट्रांग हो। क्या सभी लोगों का इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हम इत्तेफाक नहीं रखते। असजर इलाही, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ MIM ने अपना कैंडिडेट उतारा है, वो सिर्फ वोट कटवा कैंडिडेट हैं। यहाँ पे सब मुसलमान हैं, सब मुसलमान भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर BJP हारे और BJP को रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि MIM वाला जो कैंडिडेट है इनका, उसके साथ सिर्फ दलित कैंडिडेट है। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या पूरा मुस्लिम उस कैंडिडेट के साथ पूरा मुसलमान खड़ा है? नहीं खड़ा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, ठाकुर उसके साथ है और दलित भाई भी उसके साथ हैं, मुसलमान भी उसके साथ है। तो हम तो ऐसे के साथ जाएंगे जिसको सब समाज का वोट मिलता हो। बस ये हमारा कहना है। देखिए, अगर मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ तो इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप कार्तिक राणा साहब को वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपकी अपनी सोच है, आप वोट दीजिए। लेकिन एक सवाल समाजवादी से यह है कि 2013 के अंदर आपके मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, सरकार किसकी थी? समाजवादी की थी। समाजवादी चाहती तो फेयर ट्रायल करा कर जितने उसके दंगाई थे, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे संजीव बलियान हो, जो आज MLA और MP बन के फिर रहे हैं, उनके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई कराती। क्यों नहीं कराई वो कार्रवाई? आज जो है आप गांव जाकर देखिए, मुजफ्फरनगर के आसपास जो लोग डर से आज से 9 साल पहले अपने गांव छोड़कर चले गए हैं, आज भी वो वापस नहीं आए। तो ये चीज़ आपके समाजवादी पार्टी वोट तो ले लेती है, पर जब समर्थन करने की बात आती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो खुलकर सामने नहीं आती। चाहे उन्होंने आज़म खान का किस्सा बताया कि उनके समर्थन में नहीं आई, और चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। नहीं, यूँ तो अखिलेश जी ने खुल के कहा है हम आज़म खान के साथ हैं। अब्दुल्ला आज़म खान को उन्होंने फुल सपोर्ट दिया है, टिकट भी दिया है। अब ये भाई कहेंगे टिकट देने से क्या होता है? टिकट दिया है वही तो हिस्सेदारी है, और क्या है? आप ये बताइए। ये पिछले 5 सालों से और अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो होता आ रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट के वक्त याद करती हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर हाथरस कांड होता है, प्रियंका गांधी रात को जाने के लिए इतनी उतावली रहती है वो कि किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन उन्नाव के अंदर फैसल को मारा जाता है, कोई नेता एक ट्वीट तक नहीं करता है। कल 4 मरतबा के सांसद जो रह चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर हमला होता है। अभी तक आपके जितने सेकुलर नेता हैं, आपके राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक ट्वीट तक कर दें। ये है मुसलमानों का हाल है, जो आपका नाम लेना तक सिर्फ जिसको हमारा वोट चाहिए। अगर आप हमारा वोट चाहते हो तो हमारे हक की भी बात करेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। गोरखपुर के अंदर व्यापारी की हत्या होती है, अखिलेश यादव जाते हैं 20 लाख रुपए से मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्नाव के अंदर फैसल मारा जाता है, लिंचिंग के अंदर आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, कोई मुद्दा नहीं उठाता है, कोई पार्टी मुसलमानों के ऊपर बोलती नहीं है। रही बात आजम खान की, 3 साल से वो जेल के अंदर बंद है। कितनी मरतबा अखिलेश यादव ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया है, कितनी मरतबा अखिलेश यादव ने उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो बात ये है कि हमें अब होश के नाखून लेने होंगे, हमें अपनी ऐसी पार्टी को चुनना होगा जो हमारी आवाज़ को उठाए। अभी तक के सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा सवाल है जिसका हर कोई जवाब चाहता है कि इस बार यूपी का मुस्लिम, देवबंद का मुस्लिम किस सोच के साथ, इस सोच के साथ जाने वाला है, या जो भाई बता रहे हैं कि भाई बीजेपी को रोकना है, इस सोच के साथ जाने वाला है। मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, या फिलहाल बीजेपी को रोकना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है? देखिए, मैं देवबंद के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा सिर्फ अभी एट द मोमेंट। देवबंद के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा कि देवबंद को पिछले 40-50 सालों में कोई MLA ऐसा नहीं मिला कि जो देवबंद के लिए कुछ कर सके। पहली बात ये है। इस बार देवबंद के अंदर 2 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं। एक कांग्रेस से राहत खलील सिद्दीकी हैं और एक क्या कहते हैं MIM से उमर मदनी साहब हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अगर हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से डिसएग्री करूँगा। कांग्रेस ने मुसलमानों को नो डाउट आज जिस कंडीशन में भी हम खड़े हुए हैं, चाहे वो बेहतर कंडीशन हो या बेहतर कंडीशन ना हो, उसके लिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और ये भी बात माननी पड़ेगी कि देखिए, इंडिया का जो सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है
उसको अगर किसी ने स्ट्रेंथ दी है तो कांग्रेस ने दी है, ये बात भी माननी पड़ेगी। हम इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एंजॉय कर रहे हैं और जिस क्या कहते हैं सेकुलरिज्म को हम एंजॉय कर रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 1947 में अगर कांग्रेस चाहती तो भारत को जो हिंदू राष्ट्र बना सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सेकुलर उसको चुना। अब देवबंद की कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। देवबंद की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं, उमैर साहब हैं और क्या कहते हैं राहत खलील साहब हैं। मेरी पर्सनल अपील है और मैंने इससे पहले भी अपील की कि देखिए अभी तक हमने जो ना दलगत राजनीति के तहत अपने उम्मीदवार चुने हैं कि भैया समाजवादी का आ गया हमने चुन लिया, बीएसपी का आ गया हमने चुन लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार हमारी देवबंद की जो लोग हैं वो देवबंद के अंदर के ऐसे उम्मीदवार को चुने जिसकी शख्सियत साफ़ सुथरी हो, बहुत ईमानदार आदमी हो, जो अगर वो मुस्लिम है तो भी नमाजी भी हो, दीनदार भी हो, यानी कि वो समझता हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कम्युनिटी लीडर क्या है। तो मैं इस मामले में दलगत राजनीति से उठकर ना तो मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता, ना मैं एमआईएम को सपोर्ट करता। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शख्सियत को सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं राहत खलील साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ इस टाइम, क्योंकि वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं कांग्रेस से। जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से ऊपर उठकर शख्सियत को देखकर कि वो ईमानदार आदमी है। देवबंद के लिए वो सूटेबल रहेंगे मुझे लगता है क्योंकि देवबंद के अपने हैं, देवबंद के बीच में से आ रहे हैं और देवबंद के जब बीच में से आ रहे हैं तो देवबंद के लिए कुछ करने की उनके अंदर चाहत भी है। ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार आदमी है, अपनी मेहनत से कमाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब तक जितने हमारे एमएलएज आए हैं, मैं उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ब्लैक है। वो देवबंद को कुछ नहीं दे सकते, वो उन्होंने दिया ही नहीं है। अगर आप उनको अब भी जिता के भेज दें, आप कार्तिकेय को जिता के भेज दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको। देयर विल बी नो रिजल्ट एट ऑल, है ना। किसी भी उम्मीदवार को आप भेज दीजिए। तो मेरा इस बार पर्सनल जो हुआ है, मैं इस बार ही कह रहा हूँ कि आप शख्सियत के ऊपर वोट करें, ना कि पार्टी के ऊपर वोट करें। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा सलीम अहमद नाम है। क्या करते सलीम जी? मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार करते। फिलहाल जो यहाँ पर चर्चा जिस सवाल पर चल रही है वो ये है कि किस सोच के तहत इस बार देवबंद का यूपी के मुस्लिम वोट देने वाला है। 2 चीज़ें निकल कर यहाँ मोटा माटी आई कि एक तो हमें मुस्लिम लीडरशिप स्ट्रॉन्ग करनी है, डेवलप करनी है, ओवैसी साहब के साथ जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि जब कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो वो आदमी इनके मुद्दे उठाता है। समाजवादी पार्टी की बात दूसरी आती है कि बीजेपी को रोक सकती है ना, दूसरी ये सोच निकल कर आई। और उसके अगेंस्ट ये बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी हमारे मुद्दों पर खड़ी नहीं होती हमारे साथ। आजम खान जेल में थे, वो मुखरों के सामने नहीं आ रही थी। इस तरह की 2 बातें निकल कर आ रही हैं, क्या मानना है आपका? हमारा मानना देखिए ये है कि फ़िलहाल की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल से बचने के लिए एक ही हल है, उस समाजवादी को जिताना पड़ेगा, मजबूरी है। इस कंडीशन में कोई भी पार्टी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। मैं एग्री करता हूँ भाई की बात। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है? वजह इसकी ये है कि जैसे हमारी अपनी बात है, हम ही में 36 लोग 36 तरीके के हैं, एक पायदान पे नहीं है। समाजवादी जो है, जैसे देखिए कमी तो हर इंसान के अंदर होती है, कोई दूध का धुला तो हो नहीं सकता, कमियां हर आदमी के अंदर होती हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां ज़रूरत है वहाँ मुसलमान को टिकट मिला है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हिंदू को मिला है। लेकिन देखिए राजनीतिक समीकरण के हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है। अब यहाँ जो भी कुछ देवबंद का समीकरण यही है कि समाजवादी को ही जिताना, यही एक मकसद है। नहीं तो कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है यहाँ कि जो इस यहाँ की उसको बीजेपी को पराजित कर सके। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत से हमारे जो मुजाहिद भाई हैं उन लोगों ने फैला रखा है कि देवबंद विधानसभा जो है वो 55% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, जबकि ये गलत है। मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, देवबंद विधानसभा में 34% मुस्लिम वोट है। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ 34% मुस्लिम वोट पर यहाँ पर अपना विधायक बना सकते हैं? आप एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हम नहीं बना सकते। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कार्तिक राणा को इलेक्शन में खड़ा किया है, उन्हें टिकट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सर्व समाज का वोट उनके साथ है। हम अखिलेश यादव के साथ क्यों एग्री करते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ सर्व समाज का वोट है, मुस्लिम उनके साथ खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दलित भाई भी उनके साथ खड़े हैं और यादव उनके साथ खड़े हैं। जो सेकुलर विचारधारा का हिंदू है वो भी उनके साथ खड़ा है। मैं देवबंद की आपको बात बताना चाहूँ, यहाँ पे 50,000 के करीब ठाकुर वोट हैं और 34% मुस्लिम वोट है। तो हम इसी वजह से, हमारी कोई पर्सनल सिंपैथी नहीं है कार्तिक राणा के साथ, हम कार्तिक राणा के साथ इस वजह से खड़े हैं कि वो सीट निकाल सकते हैं। 2017 में जो 2 फाड़ हुए थे, सेकुलर वोट जो 2 फाड़ हुए थे माजिद अली में और माविया अली में, इस बार वो स्थिति नहीं बन रही है। सिर्फ इस वजह से हम कार्तिक राणा को जिताएंगे। आई वांट टू काउंटर वन थिंग के ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। इनसे मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों से गठबंधन किया है,
आप मुझे ज़रा एक भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के नाम गिनवा दीजिए जिनके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं ना, अगर आपको हमारा वोट शेयर चाहिए तो आप एक बात पे आपको एग्री होना पड़ेगा कि आपको हमें डिप्टी सीएम देना पड़ेगा। आप यूपी के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो एक बड़ी वो चली कि अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन हो सकता है, और ये बात हुई भी, अभी राजभर ने क्लियर भी करी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जब गठबंधन की बात हुई तो अखिलेश यादव ने कहा हम उनको 4 सीटें देंगे, यानी कि 2% के राजभर को मिलेंगी 14 सीटें, 19.26% मुसलमान को मिलेंगी 4 सीटें। पर ओवैसी साहब जो हैं वो पूरे 19% मुसलमानों का यूपी के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कहाँ को ऐसा दावा कर सकते हैं? एकदम नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके अंदर एक सोच तो पैदा करना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक हिस्सेदारी का पैगाम तो जगा रहे हैं कि अगर आप वोट दे रहे हो किसी बात पे तो वोट दो, कुछ एग्रीमेंट तो करो कि भाई हम आपको वोट देंगे, मुसलमान 19% वोट देगा तो आप हमें इतने मंत्रालय दोगे, आप हमें ये डिप्टी सीएम बनाओगे, आप हमारे लिए इतने कॉलेजेस और स्कूल खोलोगे। ये बात कह रहे हैं कार्तिक राणा की। यहाँ पे एक इमरान मसूद साहब सहारनपुर के एक मशहूर नेता हैं, ठीक है, वो जिसको कह देते हैं उनके जो समर्थक हैं उसको वोट दे देते हैं। इनसे इस बात की गारंटी दिला दीजिए जिस तरीके से इमरान मसूद के कहने पर बेहट में मुसलमानों ने नरेश सैनी को वोट दिया और वो बीजेपी में चले गए, तो अब बताइए कि कार्तिक राणा को हमने वोट दे दिया और आने वाले 2 सालों में वो बीजेपी में चले जाते हैं, तो इसकी गारंटी कौन देगा? जहाँ तक बात कार्तिक राणा की है तो कार्तिक राणा के परिवार का तो इतिहास है, वो सेकुलर राजनीति करते हैं। मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। कार्तिक राणा जो है उनके दादा के, जब उनके इधर को जाइए, कार्तिक राणा अपने दादा के ज़माने से उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, आज से पहले तो वो बीजेपी में नहीं गए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कासिम भाई, 2017 नहीं, कार्तिक राणा बहरहाल सेकुलर राजनीति तो करते हैं। कार्तिक राणा का टिकट 2017 में कटा था, माविया भाई को टिकट दिया था, हमने एक मुश्त होकर माविया भाई को इलेक्शन लड़ाया था कि हाँ सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाएंगे। तब भी बीजेपी में वो जा सकते थे, तब तो सरकार आ रही थी, वो तब नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे जब सरकार आने वाली है? मैं एक चीज़ आपकी काउंटर करूंगा कि आपको इतना पता होगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क है? हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क है? हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क है? अगर आपको हिंदुइज्म पढ़ना है तो आपको गांधी को पढ़ना पड़ेगा। जब मुसलमानों पे हमला होता तो गांधी 11-11 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। अगर आपको हिंदुत्व को पढ़ना है तो आपको सावरकर और गोलवालकर को पढ़ना पड़ेगा। आप ये कार्तिक राणा की वीडियो देखिए जो कह रहे हैं मेरे दिल में हिंदुत्व है, मेरे हिंदुत्व पे सवाल करा जा रहा है। जब अभी से एक नेता खुलेआम, ये सेकुलर पार्टी अपने आप को बता रहे हैं, सेकुलर नेता बता रहे हैं, वो खड़े होकर कह रहा है कि मेरे हिंदुत्व पे सवाल किया जा रहा है। हमें हिंदुओं से कोई वो नहीं है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई दोस्त हैं, हम हिंदुइज्म के साथ हैं। जो राम के नाम पर प्रसाद बांटे, हम उस हिंदुत्व के साथ नहीं है जो राम के नाम पर मुसलमानों की गर्दनें काटे। ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सौरभ भाई मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने एक वीडियो और देखी होगी कार्तिक राणा की, फिर वो क्यों दिखाते? कार्तिक राणा ने कहा है कि अल्लाह ताला का साथ रहा तो हम चुनाव जीतेंगे, तो तब उधर से इल्जाम लग जाएगा फिर तो। देखिए मेरी बात, मैं हिंदू हूँ, हमें उस पर कुछ वो नहीं थे। आप उस सोच के साथ हैं जो मॉब लिंचिंग कर रही है, आप उस हिंदुत्व सोच के साथ हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। अगर वो राम राम कर रहा है तो वो गलत कर रहा है क्या? मैं मुसलमान हूँ, मैं यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा तो मैं गलत करूंगा क्या? कार्तिक राणा ये बात कह रहे हैं वो हिंदू है तो हिंदू की बात कर नहीं आप सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। आप हिंदुइज्म और हिंदुत्व का फर्क पढ़िए भाई, किताबें पढ़िए। हिंदुइज्म में आपको फिर राम को और गांधी को पढ़ना पड़ेगा, हिंदुत्व में सावरकर और गोलवालकर को पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा अगला सवाल में अब इस क्या कह रहे हैं? अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि तमाम नौजवान साथी हमारे बीच हैं, जो भी सरकार आती है, आने वाली जो भी सरकार है, सपा की आए, बसपा की आए, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आ जाए, जिसकी भी आ जाए, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप लोगों की? मुस्लिमों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सर सबसे पहली एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि जो मुसलमानों का हाल किया गया है पिछले 5 सालों के अंदर, और जिस तरीके से आए दिन धर्म संसद होती है और आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग होती है, हर तीसरा आदमी मुसलमानों को खड़े होकर के धमकियाँ देता है, सुल्ली ऐप बुल्ली ऐप के जरिए मुसलमान औरतों की बोली लगाई जाती है। ये इस तरह की सब चीज़ें, सब नफरत की राजनीति ख़त्म की जाए, और जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं या जो लोग इनके पीछे हैं वो सब जेल की सलाखों के अंदर हो, और जो बेगुनाह मुसलमान जेलों के अंदर हैं उन सबको बाइज्जत बरी किया जाए। जो लोग राजनीति का शिकार हैं वो जेलों के अंदर योगी जी ने उनको डाला है। आप देख लीजिएगा एक मुख्यमंत्री, एक स्टेट का मुख्यमंत्री किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, ठोंक देंगे। आए दिन उनके आप सुबह में उठेंगे, ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। आप ठोक देंगे तो हम क्रिमिनल्स के लिए बोलते हैं। वो क्या उनका बुलडोजर सिर्फ एक सुनिए मेरी बात। वर्क के लिए चलता है। कल क्या है वैसे साहब अपना तय कर लीजिए कौन बोलेगा। कल वैसे साहब पर हमला हुआ है, मेरा नाम है यूनुस। कल वैसे साहब पर हमला हुआ है, 2 नाम, एक सचिन एक शुभम।
एक नोएडा का है और एक सहारनपुर का है। कल और जिसका नाम सचिन है उसके ऊपर पहले से इंडियन पिनल कोड 307 के तहत पहले से हत्या की कोशिश का मुकदमा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि वो बाहर कैसे घूम रहा है। अगर कहते हैं कि क्रिमिनल को ठोक देंगे तो जिसके ऊपर पहले से मुकदमे हैं वो बाहर कैसे घूम रहा है। और अगर यही बात मैं आपको बताऊं, MP उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान है, सिर्फ इस वजह से उन पर 9 राउंड फायर हुए हैं कल। ये बताइए क्या ये गुंडा राज नहीं है? ये मैं सवाल करता हूँ। सर, ये लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल रहा है जो कल घटना घटी है। रोज़ाना बाबा जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। यूपी के अंदर आप देखेंगे कानून राज आ गया। क्या ये कानून राज है? अगर एक सांसद के ऊपर जो 4 मरतबा का सांसद कैमरामैन को थोड़ी दिक्कत, थोड़ा पीछे हो जाइए। अगर एक सांसद के ऊपर इस तरीके से हमला किया जा सकता है तो आप और मेरा क्या हाल होगा? आप इस यूपी के अंदर देख लीजिएगा, खुलेआम हत्याएं हो रही है। लेकिन माफिया का जो लफ्ज़ है वो 4-5 मुसलमानों के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। सिर्फ उनको माफिया नज़र आते हैं तो नाहिद हसन नज़र आते हैं। अगर उनको माफिया नज़र आते हैं तो सिर्फ आजम खान उनको सबसे बड़ा माफिया नज़र आता है। उनके खुद के गन्ना मंत्री सुरेश राणा उनको माफिया नज़र नहीं आते, जिन्होंने 2013 का पूरा दंगा कराया था। पूरा उनका दंगा में नाम है। कितनी FIR उनके ऊपर दर्ज है? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले अपने नेताओं के ऊपर जो FIR दर्ज थी वो सारी FIR वापस लेने का काम किया है। आप लोग ओवैसी साहब के ऊपर जो गोली चली उससे काफी नाराज नजर आते हैं और नाराज। भाई सुन तो लो, सवाल पूछना चाहते हैं। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। बात ओवैसी की नहीं है। बात है अगर एक सांसद के ऊपर जो 4 मरतबा का सांसद रह चुका है उसके ऊपर खुलेआम इस तरीके से गोलियां चलाई जा सकती है तो आप समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम को देख करके कार्रवाई होती है। अगर आपका नाम मुसलमान है, आप किसी भी तरीके से मुसलमान से जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आप देखिएगा हरिद्वार के अंदर धर्म संसद होती है, 4 दिन तक के कोई FIR नहीं होती। अगर मुसलमान कोई जरा सा भी बोलता है तो उसके ऊपर फौरन FIR हो जाती है, फौरन उसको उठा लिया जाता है, फौरन UPA लग जाती है। कौन कौन सी धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। ओवैसी साहब पे गोली चलने के बाद मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुन समझ रहा था। उनका कहना है कि इससे जो है ओवैसी साहब के प्रति जो संवेदनाएं हैं, आकर्षण है, वो और बढ़ेगा और उनके वोट भी बढ़ेंगे और इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, उनका वोट कटेगा और बटेगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? चाहता हूँ, देखिए ये जो वोट बटने की बात है ये बाद में है, पहले है कि एक मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है नहीं। एक MP के ऊपर अगर आप कोई भी अगर गोलियां चला देता है और उसके ऊपर अब तक मैं आपको बताऊं कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है, सिर्फ FIR हुई है। और एक MP के ऊपर गोलियां चलाने पर मैं चाहता हूं कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इंडियन पिनल कोड 124A के तहत उनको देशद्रोह के जुर्म में उनको कई सालों की सज़ा होनी चाहिए और मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, जो कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिल रहा है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब। देखिए ये ना बिल्कुल एक बेसिक बात है। जितने भी समाजवादी पार्टी में बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी में हैं, जाहिर सी बात है सब लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए होते हैं। लेकिन जब भी आपके शरीयत के ऊपर हमला होता है, ये आपके ख़िलाफ़ कोई बिल लाया जाता है, चाहे NRC का, चाहे CA का, चाहे ट्रिपल तलाक का, तो कोई किसी भी पार्टी में हो, वो हमेशा ये कहता है यार ओवैसी साहब कब बोलेंगे पार्लियामेंट के अंदर। ये खाली मैं आपको लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब जो MP हैं, वो एक बार दिल्ली में उन्होंने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर जाता हूँ तो समाजवादी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले जो MP हैं वो आके कहते हैं हम सदर साहब की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। यानी कि जो दूसरी पार्टियों में मुसलमान हैं, जब आपके ऊपर हमला होता है, आपके शरीयत पर हमला होता है, वो कहीं ना कहीं एक ही उम्मीद उसकी पार्लियामेंट में रहती है, असदुद्दीन ओवैसी, कि भाई वो बोलेंगे हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। और हर समाजवादी का, हर बहुजन समाज पार्टी का मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी में था और स्टूडेंट विंग का वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन आप मेरी फेसबुक स्क्रॉल करेंगे, पिछले 3 सालों से मैं ओवैसी साहब की स्पीचेस डाल रहा हूँ आम आदमी पार्टी में रहते हुए। तो सबको एक मौके की तलाश है और हर पॉलिटिकल उसमें 3 स्टेज आती हैं। सबसे पहले आपका मजाक उड़ाया जाता है, सेकंड उसमें आपकी मुखालिफत की जाती है, थर्ड स्टेज में आप कामयाब हो जाते हो।
ओवैसी साहब का जिन लोगों ने मजाक उड़ाना था मजाक उड़ा लिया जब स्टार्टिंग में आए थे। अब फिलहाल मुखालिफत के दौर में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम हरा परचम लहरा देंगे। आने वाली 6 तारीख मैं इन भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं इन भाई से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर सरकार बनाई जा सकती है, अपना एमएलए जिताया जा सकता है? नहीं जिताया जा सकता भाई। सवाल तो ये है कि क्यों ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, क्यों नहीं वो सबकी बात करते हैं? सबका वोट लेने में कामयाब क्यों नहीं होते? मुसलमानों की बात करते तो वो आपके ओबीसी और बाम सेफ के अध्यक्ष वामन विश्राम साहब के साथ गठबंधन ना करते। वो बात करते हैं ओबीसी की, पिछड़ों की, मजलूमों की, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। वो खिलाफ है उस संगी सोच के जो सिर्फ एक ब्राह्मणवाद, एक कट्टरवाद देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। वो तमाम पिछड़ों के साथ हैं, इसलिए उन्होंने जन अधिकार पार्टी से गठबंधन करा कुशवाहा साहब से। वो दलितों के साथ हैं, इसलिए उन्होंने बामसेफ से गठबंधन करा जो कि दलितों की सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सर जो लोग यहाँ पर समाजवादी या किसी खास पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन आप अपने अधिकार का सवाल तो कीजिए। जब आप सवाल करना बंद कर देंगे तो आपके वोट की यही हालत होगी जो बना रखी है। आपको स्टेज से धक्का दिया जा रहा है, आपको अपने बराबर में बिठाना कोई भी पार्टी पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये भाजपा से इनको डराया जाएगा और इनका वोट तो हमारे पास आएगा ही। आप वोट दीजिए, आपका हक है, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप अपने नेता से सवाल तो पूछिए, क्यों आपका आज ये हाल हो रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल वक्त आता है आपके पास, तो कोई भी आपके नेता आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्या कल कौन यहाँ पर खड़ा, CNRC के वक्त कौन खड़ा हुआ था मुसलमानों के साथ? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उनको पता है, वो सर्वे देखते हैं कि मुसलमान खामोशी के साथ 2000 पार्टी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी से माविया अली खड़े थे, समाजवादी पार्टी से नहीं थे वो। आप लोकल पॉलिटिक्स की बात मत करिए, पूरा नेशनली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देना चाहूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप पार्लियामेंट से स्टार्ट करिए, जहां से नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि ये बिल तुम्हारे खिलाफ है। 9 दिसंबर को सबसे पहले 9 दिसंबर से पहले पार्लियामेंट के अंदर किसी ने स्पीच नहीं दी थी, किसी को पता भी नहीं था क्या खतरनाक बिल आने वाला है। ये मामला कब हाइप हुआ? जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 1910 में जिस तरीके से महात्मा गांधी ने वहाँ पर एक काले कानून को फाड़ा था, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, मैं आज इस बिल को फाड़ता हूँ। 9 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ा, तो 10 दिसंबर को जामिया के बच्चों ने उस बिल को फाड़ा। वहाँ से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं था। मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किस तरह पता लगता व्हाट इज़ NRC, व्हाट इज़ CA, व्हाट इज़ CAB? उसको बताने वाला कौन है? वो नैरेटिव क्रिएट करने वाला, उसको बताने वाला मुसलमानों आपके खिलाफ है। जहाँ वहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं भाई, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। चलिए भाई, ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी वाली बहस काफ़ी हो गई। अच्छा, मैं जब भी मुस्लिमों के बीच जाता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि भाई फ़िलहाल तो रूलिंग पार्टी केंद्र में है BJP, राज्य में भी BJP है 5 साल से, आगे क्या होगा नहीं पता। और ये मान के चला जाता है कि BJP को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है ना। मैं BJP वालों से पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों से भी पूछता हूँ कि BJP क्या करे जो आप लोग उनको वोट देने लगे। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी क्या चाहती है कि मुस्लिम उसको वोट दें? बीजेपी कभी मुस्लिम को इस देश का नागरिक समझते हैं? जिस तरीके के वो 80 आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री किस तरह का भाषण देते हैं, 80 वर्सेस 20, तो इससे आप साफ दर्शाता है कि वो उनको मुस्लिम वोट चाहता ही नहीं। अगर आप मुझे मारने की बात करोगे तो मैं आपके साथ किस बुनियाद पे आऊँगा? अगर आप मुझे ख़त्म करने की बात करेंगे, मेरे खिलाफ आप नफ़रत फैलाएंगे। पिछले 7 सालों के अंदर सर इस मुल्क के अंदर, इस स्टेट के अंदर जो एक नफ़रत भरी तरीके के एक गोदी मीडिया 15 मिनट और 20 मिनट का अपना एक एजेंडा चला करके वो ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने घरों में जाकर सोते हैं। लेकिन उसके ज़रिए से जो कल का वाक़या पेश आया वो किसकी वजह से आया? वो जो धर्म संसद हुई है जिसमें ओवैसी के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ गालियाँ दी गई है, नफ़रतें भरी गई है, कत्ल करने की बातें की गई है। ऐसे ही कोई किसी को मारने के लिए उतारू नहीं होता, ऐसे ही कोई किसी पे गोली नहीं चला देता। उसके पीछे बहुत इन्होंने बोली कि भाई क्योंकि नफ़रत फैलाई जाती है हमारे खिलाफ अच्छे बयान नहीं आते हैं। और क्या? और सर यहाँ पर मैं आपको देवबंद का बताऊँ, देवबंद में बीजेपी ने सिर्फ देवबंद का नाम बदलने के अलावा एक तिनके का विकास नहीं किया है। देवबंद में मुसलमानों को टारगेट करते हैं और नाम बदलने का काम करते हैं, मतलब विकास के नाम पे भी नहीं होता यहाँ पर। मैं आपको बताऊं सर, विकास की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, पिछले 5 सालों के अंदर अगर विकास होया होता तो आज हमारे मुख्यमंत्री विकास के नाम पर वोट मांग रहे होते हैं। अगर आप डीजल और पेट्रोल और गैस महंगा होने से इस देश को ये देश मजबूत होता। अगर कोरोना की सेकंड लहर में आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई एक व्यक्ति भी नहीं मरा, तो आप उस चीज़ पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप अपने विकास पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? आप सिर्फ और सिर्फ आज
गंदी सियासत, नफरत भरी सियासत करते हैं। आप रोजाना के उनके ट्वीट देख लीजिएगा, उनके भाषा देख लीजिएगा, आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हो सकता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म विकास से बात, विकास विकास हमारे यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन जो सरकार है यहाँ पर वो लोगों को बांटने का काम करती है। बट क्यों जाती है सर, हमको समझ नहीं आता। देखिए आप अगर जब पूरे दिन जब मैं हिंदुओं के बीच जाता हूँ वो भी यही बात कहते हैं, जब मुस्लिमों के बीच आता हूँ तो वो भी यही बात कहते हैं, और वोट डालने की जब बात आती है तो उनको वही याद आता है। समझ नहीं आता मुझे चक्कर क्या है। जब पूरे दिन एक खास क्या बोल रहे हैं? जो लोग आतंकवाद हैं वे लोग बंटवाते हैं। जो आधे जाट मुसलमानों के फेवर में है, समाजवादी के फेवर में है, आधे लोग उसके फेवर में है बीजेपी के, इस वजह से बट जाते हैं। मैं देवबंद की अगर आप बात करूं, जितने भी ये बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस दारुल देवबंद को टारगेट करते रहते हैं। ये देवबंद का मतलब ये खाली एक मदरसा नहीं है, बल्कि आपका देवबंद की पूरी इकनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। यहाँ दारुल ना होता कोई पूरी दुनिया से कोई झांकता भी ना, क्या है देवबंद, एक छोटा सा टाउन होता। ये यहाँ की पूरी इकनॉमी इससे चल रही है और इसी को टारगेट किया जाता है कि यहाँ से आतंकवाद फैलता है। जाके आप घूमिए अंदर, किस तरीके से शांति के साथ अपनी पढ़ाई में बच्चे मसरूफ़ रहते हैं और आके जाके कंट्री में कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप देवबंद की अगर विकास की बात करते हैं तो देवबंद के अंदर अभी सेकंड वेव जब पूरे देश में चल रही थी, देवबंद के अंदर एक सिंगल ऑक्सीजन प्लांट नहीं था कि यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाता। यहाँ के लोग अपनी गाड़ी ले जाकर बराबर में उत्तराखंड में मंगलौर में जाकर अपना ऑक्सीजन गैस भरवा रहे थे, सिलेंडर्स वहाँ भरवा रहे थे। ये रियलिटी है देवबंद की। यहाँ एक ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, किसी हॉस्पिटल में किसी कोई प्राइवेट प्लांट नहीं है यहाँ पे। तो कैसा विकास है भाई, जब आपके मौत के वक्त पे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। वहाँ से लोग लेकर आते थे उत्तराखंड से, रास्ते में पुलिस पकड़ लेती थी, यहाँ इतने में मरीज आकर मर जाता था। तो इन रियलिटीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर कुंवर ब्रिजेश सिंह यहाँ के एमएलए हैं तो आप ये लिख लीजिए कि पूरे मुस्लिम एरिया के अंदर किसी ने उनको देखा भी नहीं होगा कि कभी। मुस्लिमों के बीच आना चाहिए, नफरत भरी भाषा खत्म करनी मैं आपको चाहिए। बताऊं, मुख्यमंत्री यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ पर आए और यहाँ पर नहीं आए, सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में आए और मुसलमानों के बीच उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। आप ये बताइए कि किस बिना पे हम उनको वोट दें? मुसलमानों का नाम ही नहीं लेते, मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं करते, मुसलमानों को कहते हैं ठोक दो, इन्हें मार दो, सिर्फ यही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। इसीलिए तो हमें एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा जो हिंदू भाइयों को भी मुसलमान भाइयों को भी साथ लेकर चले। और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। क्यों पुरानी बात अगर वो मुसलमानों को साथ दे रहे हैं, मेरा सवाल, अगर वो मुसलमानों को साथ दे रहे हैं तो मुसलमानों को अपने साथ स्टेज पर बिठाना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों के मैं बताता हूँ अभी तक इनसे बात करें। कल से अभी बिठा तक रहे, साथ बिठा रहे हैं। सहारनपुर में हमारे बड़े लीडर हैं इमरान मसूद साहब, सबसे पहले उन्हें पार्टी में लिया। किसने का टिकट नहीं लिया? उनके सारे आदमी। ये बड़ा सवाल है। नहीं, इमरान मसूद को बुलाया, भाई ने खुद क्लियर किया, 2-3 लोग ले गए। नहीं लड़ रहे। टिकट नहीं मिली। इमरान, अच्छा रुकिए, मैं बताता हूँ, इमरान भाई हमारे सबसे बड़े लीडर हैं सहारनपुर में। उन्होंने खुद क्लियर किया है, मैं खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बड़े चुनाव की तैयारी करूंगा। और एक मिनट, एक बात और, रागी बंजुम, डॉक्टर रागी बंजुम को जिलाध्यक्ष बनाया, क्या वो मुसलमान नहीं है? वो उसने साथ नहीं बिठाया। डॉक्टर राजी सर मेरा सवाल देखिए, कांग्रेस को छोड़कर सर मेरा सवाल आपसे, भाई कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर वो हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वो पहुंचते हैं राकेश टिकैत से मिलने, लेकिन जब CNRC चल रहा था क्या वो शाहीन बाग में गई है? क्या वो देवबंद में आई है? जहां जहां पर आंदोलन हो रहा था मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही थी, क्या अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों से मिलने जा रहे थे? क्या वो मुसलमानों के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे थे? मेरा सवाल ये है, किसी को कुछ नए लोगों से बात भी कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, मैं दूध वाला हूँ। मेरा दूध बेचना अच्छा काम है, ऐसे मजाक क्यों बना रहे हैं आप? मैं एक छोटी सी बात मेरी है, कल मुझे बहुत शर्मनाक बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो एक मुसलमानों के रहबर की तरह से है, उन पे इतनी दर्दनाक हरकत हुई है, तो ये बहुत बड़ी निंदा है, बहुत गलत है। फिलहाल देवबंद के लोग क्या सोच रहे हैं और
किस तरीके से वोट देने वाले हैं, जो भी सरकार बनती है उससे उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर उनका क्या सोचना है और क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए, किन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, ये भी यहाँ के लोगों ने बताया। ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।